आज की इस चर्चा में हम 2016 की डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये कोई बोरिंग इतिहास का पन्ना नहीं है, ये तो एक असल जिंदगी का क्रोनोलॉजिकल थ्रिलर है। एक ऐसा विशाल इकोनॉमिक डेटा पॉइंट जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई देश अचानक एक ही रात में अपना 86% कैश इनवैलिड कर दे, मतलब उसे रद्दी घोषित कर दे। याद है ना, 8 नवंबर 2016 की वो रात के 8 बजे थे। सब अपने घरों में आराम कर रहे थे और तभी टीवी स्क्रीन्स पर एक अचानक ऐलान होता है और पूरे देश में बस एक सन्नाटा छा जाता है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। 86% ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक नंबर अपने आप में पूरी की पूरी कहानी कह देता है। इसका मतलब था 15 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाले 500 और 1000 के नोट्स जो एक ही झटके में बस रातों रात सच में कागज की टुकड़े बन गए थे। बिल्कुल अविश्वसनीय। भाग 1, ऑपरेशन क्लीन और सीक्रेट बिल्डअप। अब बैक स्टोरी पर नजर डालते हैं। 2014 में ही ब्लैक मनी को खत्म करने के कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जल्द ही ये समझ आ गया कि छोटे मोटे कदमों से कुछ नहीं होगा, कुछ बहुत बहुत बड़ा करने की जरूरत है। सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस थी, इसका अंदाजा टॉप लीडरशिप के इस एक रिपोर्टेड बयान से लगाया जा सकता है। या तो ये काम हो जाएगा या मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि पॉलिटिकल दांव पर कितना कुछ लगा था और इस पूरे प्लान को एकदम टॉप सीक्रेट रखना लिटरली कितना जरूरी था। और ये टाइमलाइन देखिए, ये शानदार तरीके से दिखाती है कि ये पूरा बिल्डअप कितना ज्यादा सीक्रेट और तेज था। मतलब स्टैंडर्ड डिबेट और डिस्कशंस को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया था। अक्टूबर में ही नए नोट्स की प्रिंटिंग शुरू हो गई, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसके बारे में सिर्फ 2-3 हफ्ते पहले भनक लगी। 8 नवंबर की सुबह रिजर्व बैंक के बोर्ड से पेपर पर साइन करवाए जाते हैं और उसी दिन शाम 8:15 बजे पब्लिक के सामने ऐलान। कमाल की फुर्ती थी ये। भाग 2, अफरा तफरी का माहौल और मानवीय कीमत। सीक्रेट बोर्डरूम्स के बंद दरवाजों से निकलकर 9 नवंबर की सुबह सड़कों पर जो ग्राउंड रियलिटी दिखी वो पूरी तरह से केओस यानी अफरा तफरी वाली थी। नए नोट्स की कमी की वजह से हॉस्पिटल्स ने पेशेंट्स को एडमिट करने से मना कर दिया। किसान अपनी तैयार फसल नहीं बेच पा रहे थे। शादियों वाले घरों में तो जैसे भूचाल आ गया और जो डेली वेज वर्कर्स थे, दिहाड़ी मजदूर, उन्हें उनकी मजदूरी मिलना बंद हो गई। बताया जाता है कि शुरुआती 3 महीनों में ही 100 से ज्यादा मौतें इस पॉलिसी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई पाई गई। हालांकि सरकार ने हालात को स्टेबल करने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा था। भाग 3, जुगाड़, सिस्टम ने कैसे अडेप्ट किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिस्टम ने इस बड़े झटके पर कैसे रिएक्ट किया। एक तरफ आम नागरिक लंबी कतारों में खड़े थे, पर दूसरी तरफ ब्लैक मनी ऑपरेटर्स ने सिस्टम से बचने के लिए कुछ बेहद चालाक लूप होल्स निकाल लिए। उन्होंने सबसे पहले गरीबों के जनधन अकाउंट्स को टारगेट किया। उन्हें 10,000 रुपये का कमीशन दिया गया। उनके अकाउंट्स में वो काला धन डिपॉजिट करवाया गया और बाद में बड़ी ही सफाई से उस पैसे को व्हाइट कैश के रूप में निकाल लिया गया। इस पर एक एनोनिमस इनकम टैक्स ऑफिसर का ये बयान बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा, 2 हफ्ते के अंदर सिस्टम ने अडेप्ट कर लिया। जो लोग सीरियसली करप्ट थे उनके पास बच निकलने के पूरे रिसोर्सेज थे। ये बात उस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि कैसे हवाला नेटवर्क्स और बड़े ज्वेलर्स ने आसानी से अपना रास्ता निकाल लिया, जबकि एक आम इंसान बस अपनी छोटी सी सेविंग्स बचाने के लिए स्ट्रगल करता रह गया। भाग 4, फाइनल रिपोर्ट, अगस्त 2018 का आरबीआई डेटा। 50 दिन और फिर 100 दिन गुजर जाने के बाद की बात करते हैं। अब इस डेटा के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये सरकार के मेन ऑब्जेक्टिव और असल रियलिटी के बीच के एक बहुत बड़े कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा लक्ष्य था ब्लैक मनी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना, लेकिन डेटा ने क्या बताया? डेटा ने दिखाया कि 99.3% नोट्स बिल्कुल लीगल तरीके से बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। यानी जो काला धन नष्ट होना था वो लगभग पूरा का पूरा सिस्टम में लौट आया। जब ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरी तरह अचीव नहीं हो पाया, तब पूरा का पूरा नैरेटिव 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सरकार का नजरिया था कि इससे शॉर्ट टर्म दर्द जरूर मिला, लेकिन देश में डिजिटल ग्रोथ आई और टेरर फंडिंग पर गहरी चोट पहुंची। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और कई इकोनॉमिस्ट्स का मानना था कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड लूट थी, जिसने सीधा जीडीपी को गिरा दिया और लाखों लोगों से उनका रोजगार छीन लिया। दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क थे। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि जब सरकार के दावों को हम डेटा के साथ मिलाकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है
इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वालों की संख्या 2016 के 4.36 करोड़ से बढ़कर 2019 में 6.78 करोड़ जरूर हो गई। ये एक पॉजिटिव जंप था, लेकिन टैक्स बेस तो बढ़ा, पर असल टैक्स कलेक्शंस में कोई बहुत बड़ा या प्रोपोर्शनेट उछाल नहीं देखा गया। अब अगर डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो उसमें बेशक एक बहुत बड़ा मैसिव सर्ज आया। 2016 में जहां मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शंस लगभग 0 के बराबर थे, आज वो 14 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि एक्सपर्ट्स न्यूट्रल होकर ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के तेजी से फैलने की वजह से ये ट्रेंड कुछ हद तक वैसे भी बढ़ने ही वाला था। इन भारी भरकम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से थोड़ा हटकर इसका असल ह्यूमन इम्पैक्ट देखना भी बहुत जरूरी है। बापू राव तजने, एक किसान जिसके कपास बेचने से मिले नोट्स रातों रात बेकार हो गए, चेन्नई की एक 72 साल की विडो जिनकी जिंदगी भर की सेविंग्स डूब गई, और सरोजिनी नगर का एक दुकानदार जिसका पूरा बिजनेस ही बंद हो गया। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि किसी भी बड़े सिस्टमिक शॉक की सबसे बड़ी कीमत अक्सर आम इंसान को ही चुकानी पड़ती है। भाग 5, हमारा सबक, नागरिकों के लिए सबसे जरूरी टेकअवेज। तो अचानक लागू की गई इतनी बड़ी पॉलिसी से फाइनेंशियल सर्वाइवल के कुछ बेहद कड़े नियम सामने आते हैं। सबसे पहला रूल, अपनी संपत्ति को अलग अलग एसेट्स में डाइवर्सिफाई करना बिल्कुल क्रूशल है। कभी भी पूरी तरह सिर्फ कैश पर निर्भर ना रहें। डिजिटल पेमेंट सीखना, गोल्ड, प्रॉपर्टी और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना अब एक जरूरत बन चुका है। इतिहास गवाह है कि हर बड़े क्राइसिस के बाद सिस्टम बदलता है और हमें खुद ही इसके लिए अडैप्ट करना पड़ता है, क्योंकि सच यही है कि कोई भी सरकार किसी इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो बचाने के लिए आगे नहीं आती है। तो आज के इस एनालिसिस को खत्म करते वक्त एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब सिर्फ एक सिंगल अनाउंसमेंट किसी की जीवन भर की सेविंग्स खत्म कर सकता है, तो क्या भविष्य के किसी भी ऐसे पॉलिसी शॉक के लिए सच में पूरी तैयारी है? सारा डेटा और तथ्य अब सामने हैं और इसके निष्कर्ष स्वतंत्र रूप से निकाले